Hello, namaste, welcome or welcome back to the amazing platform of Physics Wala. I am your very own Samapti ma'am, and today we are going to discuss the PYQs as well as some other questions of a very important chapter for your NEET exam, that is Biotechnology Principle and Process. ठीक है, तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं बच्चों, पहले PYQs डिस्कस करते हैं, फिर कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, वैसा ही हम आज करने वाले हैं. लेकिन शुरू करने से पहले लेट मी जस्ट टेल यू दैट आई एम गिविंग यू दिस रिकॉर्डेड सेशन एंड नॉट लाइव ड्यू टू सम अर्जेंसी. और मैं नहीं चाहती थी कि आप लोगों का बेटा लेक्चर का जो आपका जो शेड्यूल चल रहा है वो बिल्कुल भी अफेक्टेड हो, क्योंकि आपका नीट एग्जाम बहुत पास है बच्चों. तो मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा ना हो कि आपकी क्लास ही ना जाए. दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू रिकॉर्डेड सेशन. आई होप कि ये भी आपके लिए उतना ही यूजफुल रहेगा. क्वेश्चन प्रैक्टिस हम वैसे ही कराएंगे जैसा कि आप नॉर्मली करते हैं, ठीक है. तो आपका नीट एग्जाम बहुत पास है, अभी कोई भी बेटा गड़बड़ हम नहीं चाहते हैं. और आप भी आई होप उतनी ही डेडिकेशन के साथ में, उतनी ही मेहनत के साथ में रिकॉर्डेड सेशन में भी पढ़ाई करेंगे और जरूर बताएंगे कि PYQs में आपने कितना स्कोर किया और जो अदर क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करा रहे हैं उसमें आपने कितना स्कोर किया, ठीक है. So you have to promise that you have to write this in the comment section so that I will see to it कि कितना स्कोर कर रहे हो तुम. दूसरी बात बेटा, बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट यूनिट आपके नीट एग्जाम का एक हॉट स्पॉट टॉपिक बन चुका है, चैप्टर बन चुका है पिछले कुछ सालों में. व्हेन आई से कुछ पिछले कुछ सालों में बेटा, आपको रीसेंट ईयर का ही पैटर्न देखना है. आप हमेशा बेटा रीसेंट ईयर को फॉलो करो, एंशिएंट टाइम्स को नहीं, रीसेंट ईयर्स को, ठीक है. रीसेंट ईयर का क्या पैटर्न आ रहा है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है. और जब आप क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करोगे, एक तो आप देखोगे कि भर भर के क्वेश्चन आए हैं, दूसरा आप ये देखोगे बेटा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, अतिरिक्त नहीं आता है. मैं बार बार हर लेक्चर में यही बोलती हूँ बेटा, प्लीज अभी बहुत हाई टाइम है, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो. मैं आगे भी यही बोलती रहूंगी, लेकिन बोलते बोलते नीट एग्जाम आ जाएगा, ठीक है. तो बी वेरी सिंसियर, सिंसियरली क्वेश्चन सॉल्व करना, सिंसियरली बताना, ठीक है. चीटिंग वीटिंग मत करना. और बेटा मैं आपको 30 सेकंड्स का टाइम दूंगी, 20-30 सेकंड्स, ठीक है, कि आप खुद से सॉल्व कर पाओ. अभी देखो मत, ठीक है. और फिर मैं आंसर आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द यूनिट. दूसरा चैप्टर एप्लीकेशंस आपका बाद में होगा. ये है फर्स्ट चैप्टर यूनिट, बायोटेक्नोलॉजी यूनिट का, दैट इज प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ठीक है. सो द पहला सवाल ऑन योर स्क्रीन, जल्दी से बच्चा बाड़ी से पढ़ेंगे बच्चों. क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, जल्दी से पढ़ो, खुद से मेहनत करो थोड़ी. हाँ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बच्चों, ठीक है. A specific recognition sequence identified by endonucleases to make cut at specific position within DNA is, ये 2021 का सवाल आया हुआ है, ठीक है. Degenerate primer sequences, Okazaki fragments, palindromic sequences, poly A tail sequences. में से इस चैप्टर से रिलेटेड वैसे आपने एक ही चीज पढ़ी होगी. तो बोला है रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो आइडेंटिफाई करता है आपका न्यूक्लियेजेस. आपको पता है ना, बायोटेक्नोलॉजी जो चर्चा में आई, इट वाज पॉसिबल, बायोटेक्नोलॉजी करना पॉसिबल हुआ, रिकॉम्बिनेंट्स बनाना पॉसिबल हुआ, जेनेटिक इंजीनियरिंग करना पॉसिबल हुआ ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ मॉलिक्यूलर सिजर्स. मॉलिक्यूलर सिजर्स मतलब जैसे आप कैंची से काटते हैं चीजें, वैसे ही बेटा मॉलिक्यूलर सिजर्स आपके साइंस में यूज होती है, बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होती है डीएनए को काटने के लिए. अब तक आप आंसर दे चुके होंगे. The answer is palindromic sequences. तो आपकी जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती है बेटा, एंडोन्यूक्लियसेस होती हैं, वो डीएनए स्ट्रैंड्स को पूरा इंस्पेक्ट करती हैं. और इंस्पेक्ट करने के बाद बेटा वो स्पेसिफिक पोजीशंस पे ही कट मारती है ना. कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को वो रिकॉग्नाइज करती हैं, जो सीक्वेंसेस होती हैं पैलिंड्रोमिक. यानी कि अगर उनको आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक स्ट्रैंड पर पढ़ो, तो वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जैसा रीड करेंगी एक स्ट्रैंड पर, वैसा ही 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड करेंगी सेम टू सेम ऑन दी अदर स्ट्रैंड. आपके दोनों स्ट्रैंड पर 5 प्राइम से 3 प्राइम जो वो रीड करेगी एक स्ट्रैंड पर, वैसा ही सेम वो रीड करेगी अब दूसरे स्टैंड पर. जैसे वर्ड्स के एग्जाम्पल से आपको समझाया जाता है, कुछ वर्ड्स का एग्जाम्पल लेके, जैसे कि मॉम ही देख लो ना बेटा, मॉम यहां से पढ़ो या यहां से पढ़ो, क्या है, सेम चीज है. या मॉम बोल दो या मैम बोल दो, है ना, इट्स सेम. तो आपके ये तो सिंगल वर्ड है खैर, लेकिन अगर आप डीएनए स्ट्रैंड्स देखोगे तो दोनों स्ट्रैंड्स पर बेटा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम सेम रीड करेगी. आगे क्वेश्चंस कुछ हैं, इसलिए मैं वो वाला एग्जांपल नहीं ले रही हूँ. इको R1 की रिकॉग्निशन सीक्वेंस आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, उसका पूरा मैकेनिज्म समझाया हुआ है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट. जो सीक्वेंस आपके एनसीईआरटी में गिवन है वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है.
तो ई कार्बन वाला तो आगे हम पढ़ेंगे। अभी उन सीक्वेंसेस को हमने क्या बोला बेटा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस विच रीड्स द सेम ऑन बोथ दी स्ट्रैंड्स। हमें मिल चुके हैं बेटा 4 नंबर। अब हम बढ़ते हैं 2021 के अगले सवाल की ओर। बच्चों ध्यान से पढ़ना और आंसर देना, ठीक है। चलो, ड्यूरिंग दी प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन, इस टॉपिक को भी बेटा मैं जितना बोलूं इंपॉर्टेंट है उतना कम, पीसीआर, ठीक है ना। आंसर तो नहीं बता दिया, नहीं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्वेश्चंस आते हैं। दो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, काफी कंसेप्चुअल। स्ट्रेट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, अच्छे से पढ़ के जाना, कुछ छोड़ के मत जाना, ठीक है। क्वेश्चन को वापस से रीड करते हैं बच्चों, आप भी रीड करो और आंसर देने की कोशिश करो। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग द पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, है ना, if very high temperature is not maintained in the beginning, then which of the following steps will be affected first? कौन सा स्टेप सबसे पहले अफेक्ट होगा, आपको ये बताना है। जल्दी से बेटा कोशिश करो। एनिलिंग, एक्सटेंशन, डीनेचुरेशन या लाइगेशन, कौन सा स्टेप सबसे पहले अफेक्ट होगा? वैसे आप देखोगे थ्रू आउट बेटा बहुत हाई टेम्परेचर आप पीसीआर में मेंटेन रखते हो, इसीलिए तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का पॉलीमरेज यूज किया जाता है जो इतने हाई टेम्परेचर पे भी काम कर पाए। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है आपके पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, जैसे बेटा आप क्या करते हो, जैसे आपके कोई चीज जेरोक्स करनी है, आपके पास जेरोक्स मशीन है, मल्टीपल कॉपीज बनाते हो, वैसे पीसीआर में भी बेटा मल्टीपल कॉपीज बन सकती है आपके डीएनए फ्रैगमेंट की। इसको यूज भी किया जाता है, बहुत सारे एप्लीकेशंस है ना, क्राइम सीन्स में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। छोटे से सैंपल को आप एम्पलीफाई करके इतना ज्यादा बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं, ये बार बार पूछा भी गया, आगे भी आप चेक करोगे। डीनेचुरेशन, एक्सटेंशन एंड एनिलिंग, ये 3 स्टेप्स होते हैं। अब आपको जब डीएनए को एम्पलीफाई करना होता है तो आप पहले स्टेप में ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, पहला आपका ये फर्ज बनता है कि आप इस स्ट्रैंड को अलग अलग करो। जब तक अलग करोगे ही नहीं बेटा तो अगली स्टेप बना कैसे पाओगे? तो पहला आपका फर्ज बनता है कि ये जो बेटा इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बेस पेयर्स जो होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, इसको आपको तोड़ने का काम होता है हाई टेम्परेचर 90 से 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इतना हाई टेम्परेचर देते हो ताकि ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाए। जब तक ये दोनों अलग नहीं होंगी बेटा तब तक आप इनके ऊपर दूसरी स्ट्रैंड को बना नहीं पाओगे। रेप्लिकेशन में भी तो ऐसा ही करते हैं, हेलिक्स को पहले अनवाइंड करते हैं, राइट। तो सबसे पहला स्टेप सबसे ज्यादा टेम्परेचर मांगता है बेटा, दैट इज द स्टेप दैट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड फर्स्ट इफ द हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन्ड फ्रॉम द बिगिनिंग, सो द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी डीनेचुरेशन, ठीक है। और लाइगेशन तो इससे रिलेटेड ही नहीं है, आप सीक्वेंस में स्टेप भी याद रखो, डीनेचुरेशन देन एक्सटेंशन सॉरी देन एनिलिंग एंड देन एक्सटेंशन, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। डीनेचुरेशन में सबसे ज्यादा टेम्परेचर अराउंड 95 बोल दो, 94, देन यू हैव बेटा एनिलिंग जहां प्राइमर्स को जोड़ते हो, दैट रिक्वायर्स अराउंड 60-65 टेम्परेचर। एक्सटेंशन जब आप चेन को इलोंगेट कर देते हो, दैट रिक्वायर्स अराउंड 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये आंसर हो जाएगा, हमें मिल चुके हैं 4 नंबर। अब हम बढ़े चले बेटा अगले सवाल की ओर। 2020 में 2 बार पेपर हुआ था, तो जो कंडक्ट हुआ था उसके भी क्वेश्चंस है और पहली बार जो कंडक्ट हुआ था वो भी है। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा आप रीड करते रहो, मैं इन्फॉर्मेशन देती जाती हूँ आपको। ये जो आपको बेटा क्वेश्चन दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, ये आपके प्रिंसिपल वाले चैप्टर और एप्लीकेशन वाले चैप्टर का कंबाइंड क्वेश्चन है। अब नीट में बेटा ऐसा तो नहीं आएगा ना कि बायोटेक का प्रैक्टिस कर लो सिर्फ प्रिंसिपल वाला, वो तो कंबाइंड ही पेपर देगी। जैसे कभी लोकोमोशन को एक्सक्रीशन के साथ मिक्स कर दिया, कभी केमिकल कोऑर्डिनेशन को आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन से मैच कर दिया, वैसे ही एप्लीकेशन वाले चैप्टर का मिक्स है। मैं आपको बेटा उसका भी थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगी, डोंट वरी। मैं एप्लीकेशन का भी जो इसमें दिया हुआ है उसको रिवाइज कराने की कोशिश करूंगी, लेकिन रिवाइज ही करा सकती हूँ बेटा, पढ़ के आए होगे तो ही आपको समझ में आएगा मैम क्या बोल रही हैं, ठीक है। तो आपने मैच करना है, कॉलम 1 में दिया हुआ है बैसिलस thuringiensis, थर्मस एक्वेटिकस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, यहाँ दिया है क्लोनिंग वेक्टर, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, देन डीएनए पॉलीमरेज, क्राई प्रोटीन्स। लेट मी टेल यू सबसे पहले बैसिलस thuringiensis, कुछ बेटा धुंधला धुंधला याद आ रहा है। एप्लीकेशन वाले चैप्टर में आपने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट पढ़ा होगा, बीटी कॉटन पढ़ा होगा, ये पढ़ा था ना बीटी कॉटन, बीटी स्टैंड्स फॉर बैसिलस thuringiensis। इसका क्या बेटा प्रोसेस था, क्या फिनोमिना था, कैसे बनाया तुमने इसको पेस्ट रेजिस्टेंट? कुछ इंसेक्ट्स थी जो इस पे बेटा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, कॉटन बॉल डैमेज हो जा रहे थे, आपने देखा था।
तो जिन लोगों ने बेटा इसको पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया उन्होंने कुछ पहले ऑब्जर्व किया. ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. डार्विन ने इतनी रिसर्च कैसे की? ही वाज अ ग्रेट ऑब्जर्वर ऑफ द नेचर. बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करते थे. वैसे ही हमने ऑब्जर्व किया, हमने नहीं किया, जिन्होंने भी किया उन्होंने देखा जो इंसेक्ट्स बेटा प्लांट को अफेक्ट कर रहे थे ना, जब वो प्लांट को इन्फेक्ट करते थे तो ओकेजनली वो एक बैक्टीरिया को भी खा रहे थे. जो बैक्टीरिया था आपका बैसिलस thuringiensis. तो उन्होंने देखा कि यार जब ये इसको खाते हैं तो इन इंसेक्ट्स की डेथ हो जाती है. तो इन्होंने कहा अरे भाई ऐसा क्या है इन इंसेक्ट्स में जिससे कि ऐसा क्या है इस बैक्टीरिया में जिससे कि इस इंसेक्ट की डेथ हो जा रही है. अगर मुझे ये पता चल जाए तो मैं अपने प्लांट को इन इंसेक्ट से बचा सकता हूं. तो बैक्टीरिया के अंदर बेटा कुछ जीन्स थे, इसके अंदर कुछ जीन्स थे जिन्हें हम क्राई जीन्स के नाम से जानते हैं, राइट. तो ये क्राई जीन्स कुछ अपने टॉक्सिक प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है जिसे बोलते हैं क्राई प्रोटीन्स. अब ये क्राई प्रोटीन्स बेटा क्या है ना कि उस बैक्टीरिया के लिए कोई हार्म कॉज नहीं कर रहा है. इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, प्रोटॉक्सिन्स के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है ना, क्रिस्टलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं ये. लेकिन जब ये इंसेक्ट्स बेटा इसको खा रहे होते हैं तो ये इनके अल्कलाइन पीएच में मिडगट में जाके एक्टिवेट हो जाता है और उसके गट के एपिथेलियल सेल्स पे स्वेलिंग कॉज करता है, उनकी लाइसिस कर देता है, उसकी डेथ कॉज कर देता है. तो ये मैंने रिवाइज करवा दिया. हमने क्या किया बेटा, उन्हीं जीन्स को आइसोलेट करके प्लांट्स को पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया. ये पूरा प्रोसीजर किया था. बेसिकली अभी के लिए आपको सिर्फ इतना काफी है कि ये क्राई प्रोटीन से एसोसिएटेड है. 1 का 4 है और बेटा इससे अच्छा हलवा सवाल आपको क्या देंगे, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है 1 का 4. ठीक है, दैट इज इन दी फर्स्ट ऑप्शन. फिर भी मैं वाक्य आपके लिए रीड कर देती हूँ. थर्मस एक्वेटिकस, जहां से टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर पे काम करने वाला पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज का यूज करते हो आप. इट इज एसोसिएटेड विद टैक पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, which is used in case of polymerase chain reaction. अभी मैंने बोला वहां पे हाई टेम्परेचर का यूज करते हैं, नॉर्मल पॉलीमरेज यूज नहीं कर सकते. थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज यूज करना है, which is obtained from Thermus aquaticus. Hence it is named as टैक पॉलीमरेज. ठीक है ना. 2 का आपका 3 हो गया. चलो 2 का आपका 3 हो गया, बाकी भी मैच कर लेते हैं. एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन इज अ क्लोनिंग वेक्टर. बच्चों 2 वेक्टर्स आपने मेनली याद रखने हैं. एक नहीं 3 याद रख लो. एक पीबीआर 322 जो यूजुअली आप बैक्टीरिया के केस में यूज करते हैं, एनसीआरटी प्लाज्मिड्स. बेसिकली आपने देखा है ना बेटा पीबीआर 322 का पूरा एक डायग्राम दिया हुआ है, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है. रिकॉम्बिनेंट्स, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सिलेक्शन को कैसे करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कंसेप्चुअल. उसके आगे ब्लू व्हाइट कॉलोनी सिलेक्शन भी एक दिया हुआ है प्लाज्मिड का. वो बैक्टीरियाज के लिए यूजुअली हम प्लाज्मिड यूज करते हैं. एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन जिसमें कि एक टीआई प्लाज्मिड होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है, राइट, टीडीएनए होता है. दैट इज अ वेक्टर वेरी कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स. इन द सेम वे रेट्रोवायरसेस को आपने याद करना है. रेट्रोवायरसेस को डिजाइन करके उसे एनिमल्स में यूज कर सकते हैं एज अ वेक्टर. ठीक है ना. तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन क्लोनिंग वेक्टर. सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन द ईयर 1972. ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो मैं आपको रिवाइज करा रही हूं, तो मैं रिवाइज कराती जाती हूँ. ठीक है, ईयर में बेटा कुछ भी हो तो एक बार ये एनसीईआरटी चेक कर लेना. वैसे 1972 ही है. फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज कंस्ट्रक्टेड. ठीक है, और स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने ये किया था. कैसे किया था बेटा, इन्होंने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड के साथ में लिंक कर दिया था और इस तरीके से आपने पहली बार ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था 1972 में. और 1963 का भी एक डेटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है जहां आपने दो एंजाइम्स को आइडेंटिफाई किया था इन दी ई कोलाई, जहां रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आप पढ़ते हैं और एक मिथाइलेज के बारे में पढ़ते हैं. एनीवे कुछ याद आ गया बेटा, आंसर बहुत सरल हो गया. हमने बहुत सारे टॉपिक्स बेटा इसमें रिवाइज कर लिए एक ही साथ में. ठीक है, काफी सारे कंसेप्ट्स इसके थ्रू रिवाइज हो गए. हमें मिल चुके हैं 4 नंबर 2020 के सवाल में. और अगले सवाल की ओर मूव करते हुए मैंने कहा PCR as well as gel electrophoresis are very very important and conceptual topic. क्वेश्चन है आपके सामने और कितना इजी क्वेश्चन आप पढ़ो. देखो, in gel electrophoresis separated DNA fragments can be visualized with the help of. आपको पता है इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों करते हैं, PCR क्यों करते थे, एम्प्लीफिकेशन. जेरोक्स मशीन की तरह काम करता है, एम्प्लीफाई करता है आपके प्रोडक्ट को. ठीक है, आपके प्रोडक्ट को नहीं,
आपके सैंपल को, ठीक है। और इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या करते हैं बेटा, आपके पास कचरा मच जाता है जब आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करो या बहुत ज्यादा फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका रिक्वायर्ड फ्रेगमेंट कौन सा वाला है ना। तो आपको अपने फ्रेगमेंट को आइसोलेट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, आइसोलेट तो नहीं, सेपरेट करने के लिए बाकी फ्रेगमेंट से आपको एक process यूज करना पड़ता है, that is called as gel electrophoresis that separates the DNA fragments based on the molecular weight। आगे और भी क्वेश्चंस है और क्लियर करूंगी। फिर डीएनए का खुद का तो कोई रंग होता नहीं है कि बेटा आ बहन मुझे पहचान ले, ठीक है। तो डीएनए को विजुअलाइज करने के लिए तुम्हें इथिडियम ब्रोमाइड का यूज करना पड़ता है एंड दैट विल बी ओनली विजिबल अंडर द यूवी रेज। यस और नो बच्चा बाड़ी, सभी बच्चों ने सही सवाल किया है कि नहीं, ठीक है। अंडर यूवी रेडिएशन आपको ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखेंगे, दैट इज फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट्स। पूरे प्रोसेस के भी कुछ स्टेप्स को मैं आपको क्लियर करूंगी, चिंता मत करो, आगे क्वेश्चंस और भी हैं, एक क्वेश्चन नहीं आया, काफी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। सो यू आर यूजिंग इथिडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन। एसिटोकार्बिन का कोई लेना देना नहीं है बच्चों, इथिडियम ब्रोमाइड इन इंफ्रारेड नहीं बेटा, अंडर यूवी रेज, एसिटो नो रिलेशन, ठीक है। तो आंसर हो गया पहला, हमें मिल गए 4 नंबर। हम बढ़ते हैं बच्चों चुक चुक गाड़ी के साथ में अगले सवाल की ओर, ठीक है। द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए इन द वेक्टर इज टर्म्ड एज, 2020 का ही सवाल है, एनसीईआरटी जहां आपको वेक्टर्स के बारे में बताती है, वहीं पे बेटा ये चीज आप सॉल्व करो, मैं आपको इंफॉर्मेशन देती हूँ। बेटा एक अच्छे वेक्टर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जब आप वेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे एक स्टूडेंट हो तुम लोग, आइडियल स्टूडेंट जो कि नीट क्वालिफाई कर सकता है, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसको इतने घंटे पढ़ना चाहिए, उसको मन लगा के पढ़ना चाहिए, उसको टीचर की बात सुननी चाहिए, सिंसियरली क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, रिविजन करना चाहिए, आइडियल स्टूडेंट की क्वालिटीज है। वैसे बेटा एक आइडियल वेक्टर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसका साइज छोटा होना चाहिए तो इजीली वो हैंडल कर पाएंगे आप उसको, उसमें सिलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए जिसके हेल्प से आपको ये पता चलेगा फ्यूचर में कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, वरना भगवान आके तो नहीं बताएंगे। तो उस वेक्टर के अंदर ऐसे कुछ बेटा मार्कर्स होते हैं जो आपको ये हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में विच इज रिकॉम्बिनेंट, विच इज नॉन रिकॉम्बिनेंट, विच इज ट्रांसफॉर्मेंट, विच इज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इसके अलावा बेटा उस वेक्टर के अंदर होना चाहिए ओराई। बहुत सारी प्रॉपर्टीज है लेकिन यहाँ पे बात किसकी की है, ओराई, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और एनसीईआरटी ने बहुत क्लियर कहा हुआ है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर, कि वो किसी के भी अंदर जाके अपनी कितनी कॉपीज बना सकता है। हाई कॉपी नंबर होगा तो अच्छी बात होगी क्योंकि उतनी ही मल्टीपल कॉपीज आपको आपके जीन की दिखेगी, क्योंकि आप अपने जीन को इसी वेक्टर के साथ में जोड़ेंगे जिसके पास ओराई है, और ओराई ही ये कंट्रोल करता है कि उसकी कितनी कॉपीज बनेंगी, बिकॉज इट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस तो मैंने बता ही दिया है। रिकॉग्निशन साइट्स भी बेटा डेफिनेटली आपके एक अच्छे वेक्टर में होनी चाहिए। अगर रिकॉग्निशन साइट किसके लिए होनी चाहिए बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए। अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की रिकॉग्निशन साइट ही नहीं होंगी तो आप कट कहां लगाओगे, और कट नहीं लगा पाओगे तो जीन कहां डालोगे। समझ में आ गई बात बेटा, ये भी होना चाहिए बट आंसर ये नहीं है, आंसर हो रहा ही है। सिलेक्टेबल मार्कर मैंने आपको बता दिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होती हैं यूजुअली, आगे भी आपको आएगा क्वेश्चन आप देखना, ये यूजुअली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती है जो ये बताती है खुद से कि भाई मेरे अंदर आपका फॉरेन डीएनए गया है या नहीं गया है, ठीक है। बट कॉपी नंबर ओराई कंट्रोल करता है। मिल चुके हैं 4 नंबर, काफी कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। सवाल अगला आपके स्क्रीन पर, जैसा कि मैंने कहा ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो मैं आपको वैसे भी बताती है क्वेश्चन क्योंकि ये दिया हुआ है। लेट्स रीड दिस क्वेश्चन बच्चों, और आप बहुत इजी सा क्वेश्चन बेटा, सरल सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इको R1। इको R1 बेटा किसको रिकॉग्नाइज करता है, खुद से एक बारी पढ़ो फिर आंसर देने की कोशिश करो। इको R1 की रिकॉग्निशन सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है 5 प्राइम GAATTC 3 प्राइम, 5 प्राइम GAATTC 3 प्राइम। मैंने आपसे कहा था दोनों स्ट्रैंड पर सेम रीड करना चाहिए, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, GAATTC। और ये किस पे कट मारता है ये भी याद रख लो, इट कट्स बिटवीन दी G एंड A, G और A के बीच में कट मार के बेटा स्टिकी एंड्स बनाता है, ये भी याद रखो।
आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की कटिंग से दो तरीके के एंड बनते हैं, एक ओवर हैंगिंग एंड्स, जैसे कि इसमें मैं उसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगी वरना बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा बेटा, आप एक बार लेक्चर देख लेना आपको समझ में आ जाएगा। एक होती है ओवर हैंगिंग एंड्स, एक होती है बेटा स्टिकी सॉरी एक होती है ब्लंट एंड्स। तो ये ओवर हैंगिंग एंड्स बनाता है, ऐसे लटकते हुए एंड्स आपको दिखते हैं जिन्हें हम स्टिकी एंड्स भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इन योर बायोटेक्नोलॉजी, है ना। तो दी स्टिकी एंड्स आर प्रोड्यूस जी और ए के बीच में कट करता है। 5 प्राइम जीजी नहीं, 5 प्राइम सी नहीं बेटा, 5 प्राइम जीजी नहीं, 5 प्राइम जी ए ए टी टी सी, 5 प्राइम जी ए ए टी टी सी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। हमें मिल जाएंगे 4 नंबर बच्चों। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, ठीक है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये सवाल बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था। लेट मी सी कि आप में से कितने लोग सही करते हैं। मैं पानी थोड़ा सा पीती हूँ, इसको रीड करना। बहुत सारे बच्चों ने ये सवाल नीट में जब आया था 2020 में गलत किया था। लेट मी सी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, किसके रिगार्डिंग पूछा हुआ है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। अभी लाइव चैट्स हो रही होते तो धड़ा आंसर आ रहे होते, कुछ सही कुछ गलत, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी तुम आंसर दे ही रहे होगे। दे कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या ये बात सच है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पे कट मारती है? ये बात तो सच है बच्चों। अभी अभी हमने पढ़ा था कि वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को ही रिकॉग्नाइज करके उस पर कट लगाती है। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट बच्चों, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये बात भी तो सही है ना। जो एक गाना नहीं, जो तुम ना होते तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ना होता तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे करते, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल ही इसीलिए हो पाया था क्योंकि आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डिस्कवर हुए थे। अगर ये एंजाइम्स ना होते तो ना आप कट लगा पाते। पहले की ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में भी प्रॉब्लम होती थी। आपने एनसीईआरटी का रीड किया हो, दूसरे पन्ने पे लेफ्ट साइड पे दिया हुआ है। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में बेटा क्या दिक्कत आती थी कि जो आपकी रिक्वायर्ड डीएनए है और जो आपको नहीं चाहिए पूरा का पूरा, डिजायरेबल अनडिजायरेबल पूरे को लेना पड़ता था। क्यों? क्योंकि कट करने के लिए कोई चीज थी ही नहीं। अगर डिजायरेबल को कट करके निकालना है तो कटिंग के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, वो होते ही नहीं थे। डिजायरेबल अनडिजायरेबल दोनों यूज जाते थे। इसका बहुत बड़ा यूज है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंड बाय डीएनए लाइगेज। और चौथा स्टेटमेंट है ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ द डीएनए सीक्वेंस। अब बताओ, कहोगे कि मैम दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है, दोनों ही तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ऊपर वाली भी करेक्ट है। अब बेटा देखो क्वेश्चन किससे रिलेटेड पूछा हुआ है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड। क्या ये स्टेटमेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड है? नहीं। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये डीएनए लाइगेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट तीनों रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की इंफॉर्मेशन देती है। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की ये जो तीनों बेटा इंफॉर्मेशन देती है, तीनों स्टेटमेंट सही इंफॉर्मेशन देती है। ये भी करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रही है, ये भी करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रही है, ये भी करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रही है। बट ये वाली जो लाइन है बेटा, दिस इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है कि स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंड बाय डीएनए लाइगेजेस, क्योंकि जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को आप मॉलिक्यूलर सिजर्स बोलते हैं, डीएनए लाइगेजेस को आप मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू लाइगेजेस ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट विद रिस्पेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ये इनकरेक्ट है। दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। एग्जाम हॉल में कंफ्यूज होते, कहते हैं अरे मैम बोनस क्वेश्चन आ गया है, बोनस क्वेश्चन आ गया है, बट बोनस क्वेश्चन नहीं है बच्चों। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर बेटा। कोविड में जो दोबारा पेपर कंडक्ट हुआ था 2020 में, तो ये उसका सवाल है, ठीक है। First discovered restriction endonuclease that always cut the DNA molecule at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pairs. Again, मैं एक एक क्वेश्चन आपको बोलती जा रही हूँ, एनसीईआरटी से मैच कर लेना कि एनसीईआरटी में है या नहीं है, ठीक है। हल्ला मत मचाना, देख लेना एक बारी। एनसीईआरटी का आया हुआ है जहां आपकी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं, वहां पे बेटा ये लाइन बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, अबाउट हाइंड टू, अबाउट हाइंड टू। ये पहला ऐसा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ऑफ कोर्स विच रिकॉग्नाइजेस 6 बेस पेयर सीक्वेंस विच वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट, लेकिन इसको आइसोलेट किया गया 5 साल के बाद। इट वाज कैरेक्टराइज्ड, इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके आइसोलेशन हुई 5 साल के बाद, बट इट वाज द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टू बी डिस्कवर्ड। आंसर हो जाएगा हाइंड 2। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एडिनोसिन डीएमाइनेज, थर्मोस्टेबल या ई कार्बन? नो,
हाइंड टू, ठीक है। एंड बेटा इस ये लेटर क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट्स ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टू बी डिस्कवर्ड बट आइसोलेटेड कैरेक्टराइज्ड 5 years later, राइट, नॉट 6 years, 5 year later, ठीक है। तो हमें मिल चुके हैं 4 नंबर। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बेटा आप सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। इन अ मिक्सचर डीएनए फ्रैगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय, आप देखो कितना रिपीटेड, आप बोलते हो ना कि मैम पीवाईक्यू क्यों कराते हो, पीवाईक्यू क्यों, पीवाईक्यू, पीवाईक्यू तो सबसे ज्यादा जरूरी है, जितनी बार करो उतना कम है बेटा। देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोफोरेसिस से ही क्वेश्चन आया हुआ है, पीसीआर से ही क्वेश्चन देखोगे रिपीटेड आया हुआ है, चैप्टर ही कितना है बेटा, कुछ ही तो टॉपिक्स है, घुमा फिरा के उसी में से बेटा क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। इन अ मिक्सचर डीएनए फ्रैगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय रिस्ट्रिक्शन, डाइजेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। आप सबको पता है सेपरेशन की टेक्निक होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। आप ऐसा बेटा क्या यूज करते हैं, ऐसा एक जेल यूज करते हैं, एग्रोस जेल। आपकी यहाँ पे वेल्स होती हैं बच्चों, फटाफट से पूरे टॉपिक को रिवाइज करो। यहाँ पे वेल्स होती है जहां आप सैंपल को लोड करते हैं, जहां आप सैंपल को लोड करते हैं और आपकी डीएनए फ्रैगमेंट्स ऐसे रन करती है, डीएनए फ्रैगमेंट्स ऐसे रन करती है। समझ में आ गई बात बेटा? यहां से डीएनए फ्रैगमेंट्स रन ऐसे करती है अंडर दी इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि डीएनए का चार्ज क्या होता है, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, दिस इज द डीएनए विच इज नेगेटिवली चार्ज, तो इसको कहाँ मूव करना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर, यानी कि इस साइड में आपका जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होगा दैट इज एनोड, एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव। तो कैथोड होता है आपका टुवर्ड्स दी वेल और आपका एनोड होता है टुवर्ड्स दी अपोजिट साइड, ठीक है। डीएनए फ्रैगमेंट बिट नेगेटिवली चार्ज विल रन टुवर्ड्स दी पॉजिटिव चार्ज एंड। एक और बात आप याद रखोगे, ये जो सेपरेशन होती है बच्चों, दिस सेपरेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे सेपरेट कर रही हूं, यानी कि जो जितना भारी फ्रेगमेंट होगा, जो जितना भारी फ्रेगमेंट होगा वो उतना कम तेजी से दौड़ेगा, कम स्पीड में दौड़ेगा, जो जितना हल्का फ्रेगमेंट होगा वो उतना तेजी के साथ में भागेगा। तो लाइट वेट फ्रेगमेंट्स रन फास्टर अंडर द जेल and will run more towards the anode, whereas heavy will be towards the well or towards the cathode। पर आप ये कभी नहीं बोलेंगे कि हेवी वाले फ्रेगमेंट रन ही नहीं करते, रन तो करते हैं बट धीरे रन करते हैं व्हेन यू कंपेयर विद द भारी फ्रेगमेंट्स। आंसर हो गया इलेक्ट्रोफोरेसिस बेटा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तो एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज करते हैं। 4 नंबर हमें मिल गए बच्चा पार्टी। अगले सवाल की ओर हम मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड फॉर, अभी अभी समझाया था, थोड़ा खुद से कोशिश करो, अभी अभी समझाया था एंटीबायोटिक्स को क्यों यूज करते हैं। टू डिटेक्ट एलियन डीएनए, टू इम्पार्ट डिजीज रेजिस्टेंस टू द होस्ट प्लांट, एज सेलेक्टेबल मार्कर्स, टू कीप द मीडियम बैक्टीरिया फ्री। किस लिए यूज करते हैं बच्चों, किस लिए यूज करते हैं? एज सेलेक्टेबल मार्कर्स। कुछ याद आ रहा है बेटा? ऐसा आपने एक चीज पढ़ी होगी, आप एक बार एनसीईआरटी खोल के देखो, ऐसा आपने एक प्लाज्मिड के बारे में पढ़ा होगा, पीबीआर 322, पीबीआर 322। इनफैक्ट आपने पीयूसी 8, उसका नाम तो नहीं दिया हुआ बट ब्लू व्हाइट कॉलोनी सिलेक्शन करके दिया हुआ है। तो आपने इस बेटा इसके बारे में ऐसा पढ़ा होगा कि यहाँ पे एक जीन थी जिसे आप बोलते हैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, जहां पे आप एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बैम H1, इसका एग्जाम्पल यूज करके ही तो हम समझाते हैं आपको रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। और यहाँ पे बेटा आप पढ़ोगे क्या, एक और जीन थी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जिसे बोलते हैं एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन, इसे क्या बोलते हैं? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। समझ में आ रही है बात? इसका पूरा डायग्राम बेटा याद करके जाना, ठीक है। ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, अब आपने बोला एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड फॉर, तो एंटीबायोटिक्स को हम यूज करते हैं एज सेलेक्टेबल मार्कर्स, ठीक है। ये एंटीबायोटिक्स जब हम डालते हैं तो हमें पता चलता है कि यार ये प्लाज्मिड उसमें सर्वाइव कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बेसिस पर आप बोलते हैं कि आपका जीन गया या नहीं गया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बार क्विकली रिवाइज करा देती हूँ बेटा। देखो अगर मैं इसको कट कराऊं इस बैम H1 से और अपना जीन डालने की कोशिश करूं तो 2 कंडीशन होगी, एक जिसमें मेरा जीन चला जाएगा और एक जिसमें नहीं जाएगा, लेकिन हमें पता नहीं है कि किसमें गया या किसमें नहीं गया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, बैम H1 से मैंने इसको कट किया और मैंने अपना जीन डालने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास बेटा ऐसी 2 कंडीशन होगी, एक ऐसा प्लाज्मिड होगा जिसके अंदर जीन चला गया होगा, एक ऐसा प्लाज्मिड होगा जिसके अंदर जीन गया नहीं। तो जिसके अंदर जीन चला गया इस साइट पर्टिकुलर साइट पर, इसे मैं रिकॉम्बिनेंट बोलूंगी, और जिसके अंदर जीन नहीं गया उसको मैं नॉन रिकॉम्बिनेंट बोलूंगी, ठीक है बेटा। अब तुम सोचो, तुमने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन वाली साइट पर अपना जीन डाला ना, तुमने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वाले जीन पर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला,
रिकॉम्बिनेंट बनाया, हो सकता है बन गई, हो सकता है नहीं बनी। अब मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम एंटीबायोटिक का यूज करो, कौन सी एंटीबायोटिक का, टेट्रासाइक्लिन का फॉर एग्जाम्पल, क्या बोल रही है इसमें टेट्रासाइक्लिन डाल दो, तो टेट्रासाइक्लिन डालोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सी रिकॉम्बिनेंट कौन सी नॉन रिकॉम्बिनेंट है, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन डालते ही सिर्फ वो सरवाइव करेगी उस मीडियम में जो कि नॉन रिकॉम्बिनेंट होगी, जिसका वो जीन बिल्कुल इंटैक्ट होगा, दैट इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, है ना। यानी कि एंटीबायोटिक्स को यूज करते हो ये पहचानने में कि रिकॉम्बिनेंट कौन, नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन, इनफैक्ट ट्रांसफॉर्मेंट कौन, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन। यहीं पे मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है बेटा, आप पूरा प्रोसेस अच्छे से पढ़ना कि एक्चुअल में हम क्या करते हैं, पहले कौन सी एंटीबायोटिक में ग्रो करते हैं, बाद में किस में ग्रो करते हैं, ये सब तुम्हें ये समझाने के लिए था, ठीक है, एक बारी वो रीड करना। दूसरी बात बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिकॉम्बिनेंट्स, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स एंड ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट हमेशा आप वेक्टर के लिए यूज करते हैं कि उसमें तुम्हारा जीन गया या तुम्हारा जीन नहीं गया। अल्टीमेटली तुम इन वेक्टर्स को, इन प्लाज्मिड को किस में डालोगे, होस्ट में डालोगे, इकोलाई में डालोगे, और इकोलाई के अंदर इसकी कॉपीज बनाओगे। तो इकोलाई के लिए तुम वर्ड यूज करते हो ट्रांसफॉर्मेंट या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, दैट इज यूज्ड फॉर योर होस्ट। रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट इज ओनली एंड ओनली, जस्ट गिव मी 1 सेकंड बच्चों, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट इज ओनली एंड ओनली यूज्ड फॉर बेटा दी प्लाज्मिड्स, ठीक है। तो आंसर तो इसका हो जाएगा बेटा एज सिलेक्टेबल मार्कर्स। लेट अस लुक एट दी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ठीक है, कोविड का ही अगला सवाल। मैच द फॉलोइंग टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट विद देयर यूजेज, बायोरिएक्टर, इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगेन आई एम सेइंग, कितना रिपीटेड क्वेश्चन आया है, कितना रिपीटेड क्वेश्चन आया है बेटा, तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल उठा के दे देते हैं, एक ही साल में कितनी बार दे देते हैं, ठीक है। तो बायोरिएक्टर को बेटा हम यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ योर प्रोडक्ट। जब हम बेटा कोई भी चीज बनाते हैं सबसे पहले लैब में उसका प्रोडक्शन करते हैं। अब लैब में तो प्रोडक्शन करोगे तो कम स्केल पे बनेगी ना बेटा, लार्ज स्केल पे तो बनेगी नहीं। उसको बड़े स्केल पे बनाने के लिए बड़े बड़े टैंक्स का आप यूज करते हैं जिन्हें आप बायोरिएक्टर्स बोलते हैं। तो 1 का तो हो गया 2, 1 का हो गया 2, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत बार कर लिया बेटा, सेपरेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स, ठीक है, बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर वेट, तो 2 का हो गया 1, 2 का हो गया 1। 3 पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड बच्चों, और इसका हो गया 4, ठीक है। और एलाइजा, एलाइजा का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, एलाइजा का फुल फॉर्म होता है, ये भी याद रख लो, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इसको यूज किया जाता है। आपको पता होगा अगर आपके बॉडी में, दिस इज द मॉडर्न टेक्निक ऑफ डिटेक्शन ऑफ एनी पैथोजन इन योर ब्लड। एंटीजन को भी डिटेक्ट कर सकते हो, एंटीबॉडी को भी डिटेक्ट कर सकते हो बेटा, ये डिटेक्शन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेक्निक्स हैं। आपने जहां पे ऑटो रेडियोग्राफी पढ़ा होगा वहीं पे आपने बेटा ये एलाइजा के बारे में भी पढ़ा होगा, राइट। सो इट इज अ टेक्निक ऑफ डिटेक्टिंग द पैथोजन बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एक चीज और याद रख लेना, क्या एलाइजा में सिर्फ एंटीजन को ही डिटेक्ट कर सकते हो, नहीं बच्चों, डिफरेंट टाइप की एलाइजा होती है जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो उन टाइप्स को आप मत याद रखना, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सैंडविच एलाइजा, ऐसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलाइजा होती है। आप सिर्फ ये याद रख लो कि आप एंटीजन को भी डिटेक्ट कर सकते हो, एंटीबॉडी को भी डिटेक्ट कर सकते हो। सो 4 का हो गया बेटा 3, 4 का हो गया 3, आंसर हो गया ऑप्शन 1। हमें मिल चुके हैं 4 नंबर, डंडना डंडन। और हम बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की ओर। स्पूलिंग इज, व्हाट इज स्पूलिंग बच्चों, पता नहीं तुम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया है कि नहीं, बट ऐसे आपकी डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के बाद वो ऐसे करके इस पे ऑब्टेन की जाती है, ठीक है। तो ऐसी दिखती है, इस तरीके से, इस तरीके से इस पे डीएनए चिपकी हुई होती है व्हाइट कलर की। आपके एनसीईआरटी में आई थिंक डायग्राम भी बनाया होगा। तो वो कलेक्शन जो आप डीएनए का करते हो दैट इज कॉल्ड एज स्पूलिंग, ठीक है। सो कटिंग ऑफ दी सेपरेटेड डीएनए बैंड्स फ्रॉम दी एग्रोस जेल, नहीं बेटा, इसको बोला जाता है इल्यूशन। इसको क्या बोला जाता है, इल्यूशन। जब तुम डीएनए के बैंड्स को सेपरेट कर लेते हो इलेक्ट्रोफोरेसिस में, फिर उसको कट करके निकालने को बोलते हैं इल्यूशन। ट्रांसफर ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स, नहीं बेटा, कलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए। आपको ये तो पता ही है बेटा, अलग अलग सेल्स को आप अलग अलग एंजाइम्स के साथ में ट्रीट करते हो उसका डीएनए निकालने के लिए। फंगस के लिए काइटिनेज, बैक्टीरिया के लिए लाइसोजाइम, प्लांट सेल के लिए सेल्यूलेज, और फिर आप सिर्फ डीएनए को कंसंट्रेट करके निकालने के लिए अल्टीमेटली चिल्ड इथेनॉल का यूज करते हैं, और उसके कलेक्शन को आप बोलते हैं स्पूलिंग। आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन 3। हमें मिल गए हैं +4। हम बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। अगेन 2020 कोविड, कितने सवाल आए हैं 2020 में, नॉर्मल में भी आए हैं, कोविड वाले टाइम पे भी आए हैं, इसीलिए बोल रही हूँ
वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। The polymerase enzyme join the gene of interest and the vector, not at all बेटा। polymerase enzyme कभी भी gene of interest को और vector को नहीं जोड़ता। polymerase उसके लिए काम में आता है, DNA के strands को आगे बढ़ाने के काम में आता है। joining के लिए तो आपको molecular glue चाहिए होता है, that is DNA ligases, ठीक है। restriction enzyme digestions are performed by incubating purified DNA molecules with restriction enzymes of optimum condition। absolutely true, correct ही पूछा है ना बेटा, यही correct है। मैं आपको समझा देती हूँ, बट मैं बाकी ऑप्शन भी पढ़ देती हूँ आपके लिए। PCR is used for isolation and separation of gene of interest। नहीं बेटा, PCR तो एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज होता है, सेपरेशन के लिए तो आप यूज करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सेपरेशन के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एम्प्लीफिकेशन के लिए PCR। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन, उल्टा दिया हुआ है बेटा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर सेपरेशन, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आप बाकी को तो देख के बता ही सकते हैं कि बाकी इनकरेक्ट क्यों है। Restriction enzyme digestions are performed by incubating purified DNA molecules with restriction enzymes in optimum condition। आप एक optimum condition पे, वैसे भी genetic engineering के लिए आपको एक optimum condition चाहिए होता है, sterile condition चाहिए होता है, और restriction enzyme digestion कराने के लिए आप अपने DNA को, purified DNA को restriction enzyme के साथ में रखते हैं एक optimum condition में, ताकि वो अपना action कर पाए और आपको अपनी कट की हुई DNA मिल जाए। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट, अदर स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। यू कैन सी दैट हमें मिल गए बेटा +4। हम मिलते हैं अगले सवाल में। अब आ गए बेटा हम किस में, 2019 में भी काफी क्वेश्चंस आए थे, वैसे पढ़ लो बेटा। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग द माइक्रोब्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। BOD इंक्यूबेटर का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, बॉटनी में पढ़ते भी हो इसके बारे में। स्लैश डाइजेस्टर, इंडस्ट्रियल ओवन या बायोरिएक्टर। बहुत ही सीधा सवाल है बेटा, कोई घुमा के क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन तुम्हें करना है तो तुम क्या यूज करोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोब ऑन अ लार्ज स्केल। तो सबसे पहले तो बेटा पायलट प्लांट्स होते हैं, यानी कि सबसे पहले तुम देख लेते हो कि तुम्हें जो माइक्रोब ग्रो करना है, तुम्हें जो भी चीज ग्रो करनी है, होस्ट को जो ग्रो करना है, उसको ग्रो करने के लिए कितना टेम्परेचर, कितना पीएच, क्या क्या कंडीशन चाहिए, वो करने के बाद बेटा तुम फाइनली उसको बायोरिएक्टर में ग्रो करते हो, जिसमें कि प्रॉपर एरेशन होता है, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी होती है, और प्रॉपर टेम्परेचर पीएच कंट्रोल सिस्टम होता है। एवरीथिंग इज देयर सो दैट यू कैन गेट द प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी। बहुत ही सरल सा सवाल था, ज्यादा टाइम देने की जरूरत भी नहीं है बेटा। +4 हमें मिल गए। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये अभी अभी स्पूलिंग वाला चीज समझाते वक्त, कलेक्शन ऑफ द DNA समझाते वक्त मैंने ये क्वेश्चन अभी अभी समझाया था बच्चों, जरा देखना। DNA precipitation out of a mixture of biomolecule can be achieved by the treatment with isopropanol, chilled ethanol, methanol at room temperature, chilled chloroform. No. If you want to beta have that DNA concentrated in the spooling method, you will have to add chilled ethanol. NCERT जिंदाबाद, NCERT में दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा बेटा चिल्ड इथेनॉल। हमें मिल गए 4 नंबर। ऐसे क्वेश्चंस को ना एग्जाम हॉल में भी बेटा 10 सेकंड नहीं लगाने हैं, 2-2 सेकंड में क्वेश्चन, 2 सेकंड तो नहीं, चलो मतलब 1-1 मिनट नहीं लगाना है, 1-1 मिनट नहीं लगाना है। बायो के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 20 सेकंड 30 सेकंड्स में भी सॉल्व हो जाते हैं। दिस इज वन ऑफ दोस क्वेश्चंस। इसका पहला वाला क्वेश्चन भी वन ऑफ दोस क्वेश्चंस ही है जो सेकंड्स में सॉल्व होता है, ठीक है। तो हमें मिल गए 4 नंबर। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। Following statements describe the characteristics of the enzyme restriction endonuclease. Identify the incorrect statement. बोला है ये सारे स्टेटमेंट बेटा restriction enzymes के बारे में, endonucleases के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है। The enzyme cut the DNA molecule at identified position within the DNA. ये स्टेटमेंट ट्रू है। आप एंडोन्यूक्लियसेस की बात कर रहे हैं, एंडोन्यूक्लियसेस एंड एक्सोन्यूक्लियसेस दोनों बेटा न्यूक्लियेजेस एंजाइम्स है जो आपके न्यूक्लिक एसिड्स को डीएनए को कट कर सकती हैं। एक बेटा जो स्ट्रैंड के एंड में से कट लगाती है उसे एक्सो बोलते हैं, जो विद इन द स्ट्रैंड कट लगाती है उन्हें हम एंडोन्यूक्लियसेस बोलते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। The enzyme binds to DNA at specific sites and cut only one of the true statement. Absolutely false. क्या ये एक स्टेटमेंट एक स्ट्रैंड को कट करती है बेटा? कभी नहीं। अभी अभी मैंने आपको इको R1 के एग्जांपल से बताया था 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम ऐसा हमने किया था बच्चों। और मैंने आपको अभी पढ़ाते वक्त बताया था कि जैसे ये सीक्वेंस होती है GAA TTC GAA
TTC, तो क्या आपका जो इको R1 था बेटा सिर्फ क्या एक ही स्टैंड पे G और A के बीच में कट मारता है? नहीं, इट रिकॉग्नाइजेस बोथ दी स्टैंड्स एंड कट ऑन दी बोथ स्टैंड। G और A के बीच में दोनों स्टैंड में कट लगाता है, एक स्टैंड में कभी कट नहीं लगाता। वैसे ये स्टेटमेंट फॉल्स है, हमने पढ़ लिया है, फिर भी बेटा टू बी ऑन अ सेफर साइड आप दूसरे स्टेटमेंट्स भी कंप्लीट पढ़ लो। क्वेश्चन रीड करने में कितना ही टाइम लगता है, कभी कभी हम कुछ कुछ वर्ड्स मिस कर जाते हैं जिसकी वजह से हमें लगता है यही आंसर होगा, बट आप हमेशा बेटा एग्जाम हॉल में भी आई विल सजेस्ट कि पूरा क्वेश्चन पढ़ लो यार। बाद में अफसोस करने से अच्छा है कि पहले ही थोड़ा 2-3 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड टाइम ज्यादा लगेगा, बट आप 100% श्योर हो जाओगे, ठीक है। The enzyme cut the sugar phosphate backbone at specific sites on each strands। बिल्कुल सही बात है बेटा, आपकी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बेटा न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कट मारते हैं, जिनके में शुगर मतलब आप सॉरी डीएनए स्ट्रैंड्स पे जो कट मारते हैं बेटा उनमें आप शुगर फॉस्फेट जो बैकबोन होती है उसको आप कट मारते हैं। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। एंजाइम रिकॉग्नाइजेस अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस विद इन द डीएनए, ये भी सही स्टेटमेंट है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को ही रिकॉग्नाइज करती है। हमें मिल गया बच्चों 4 नंबर। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, ये भी हम कर चुके हैं। This is why we solve PYQ, just to show you how many repeated questions come। PCR से क्वेश्चन आया हुआ बेटा, देख लो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समझ लो कि क्या क्या पढ़ के जाना है, ठीक है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन पीसीआर और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डीनेचुरेशन जहां स्ट्रैंड्स को तुमने अलग किया, एनीलिंग जहां प्राइमर को जोड़ना पड़ता है क्योंकि बिना प्राइमर के फ्री 3' OH एंड नहीं मिलेगा। तुमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ा है कि पॉलीमरेज को चेन को आगे बढ़ाने के लिए एक फ्री 3' OH एंड चाहिए होता है, जैसे तुम्हें पुश करने के लिए टीचर चाहिए होता है, पुश करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, ताकि तुम्हें थोड़ी और मोटिवेशन मिल जाए, वैसे पॉलीमरेज को पुश करने के लिए प्राइमर चाहिए होता है टू प्रोवाइड 3' OH एंड। वो एनिलिंग में होता है, पूरी चेन लंबी हो जाती है जहां एक्सटेंशन का नाम आता है। तो डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन, ऑप्शन 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों, 4 नंबर हमें मिल गए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बच्चों, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डीएनए फ्रैगमेंट्स मूवमेंट ऑन एग्रोस जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगेन 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 जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्वेश्चन है, अगेन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्वेश्चन है, और मैंने ये अभी अभी आपको समझाया था पूरा इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा समझाते वक्त, ठीक है। द लार्जर द फ्रैगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स, द स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स, positively charged fragments move to farther end, negatively charged fragments do not move at all। जल्दी से बता दो बच्चा पढ़ी, क्या लग रहा है इसका क्या आंसर होगा बच्चों। अभी मैंने आपको बताया था डीएनए फ्रैगमेंट्स मूव तो करेंगे भैया, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और नेगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, और पॉजिटिव का मतलब एनोड की तरफ मूव करेंगे। जो जितना भारी होगा वो उतना धीरे धीरे दौड़ेगा, जो जितना छोटा होगा उतना फास्ट फास्ट दौड़ेगा, यानी कि स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स, ऑप्शन 2। बाकी भी गलत है ना बेटा, ये तो गलत ही होगा, फार्दर इट मूव्स। पॉजिटिवली डू मूव फार्दर एंड, नहीं बेटा पॉजिटिवली होते ही नहीं है, पहले तो नेगेटिव है। नेगेटिवली चार्ज डू नॉट मूव, अरे भाई फिर डीएनए मूव कैसे करेगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन भी ऐसे दिए ना बेटा कि बच्चा कहेगा ओ माय गॉड सच एन इजी क्वेश्चन, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बेटा, The process of separation and purification of express protein before marketing is called। बायोटेक्नोलॉजी के कुछ स्टेप होते हैं, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजायर्ड जीन, उसको आइसोलेट करना, फिर उसको कट करना, दैट इज कटिंग विद द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, फिर उसको सेपरेट करना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर उसको एम्पलीफाई करना पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, फिर उसको वेक्टर के साथ में जोड़ना, फिर उसको होस्ट में डालना, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द होस्ट। उसी में लास्ट स्टेप होता है बेटा जिसे आप बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एनसीईआरटी ने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एनसीईआरटी ने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द एक्सप्रेस प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग। आप जहां पे प्रिजर्वेटिव डालने होते हैं आप प्रिजर्वेटिव डालते हैं, फिर इसकी मार्केटिंग की जाती है। तो करेक्ट आंसर विल बी बेटा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। हमें मिल चुके हैं 4 नंबर। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। चलो, a gene whose expression helps to identify transformed cell is called selectable marker, vector, plasmid, structural gene। ये भी बहुत बार कर चुके हैं बेटा। एक ऐसा जीन जिसका एक्सप्रेशन हमें हेल्प करेगा ट्रांसफॉर्म्ड सेल को पता करने में, ट्रांसफॉर्मेशन को पता करने में या नॉन ट्रांसफॉर्मेशन को पता करने में,
रिकॉम्बिनेंट पता करने में या नॉन रिकॉम्बिनेंट पता करने में हमेशा यूज होता है सिलेक्टेबल मार्कर। यही वो जीन है बेटा जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होती हैं यूजुअली, PBR 322 जैसे आपने पढ़ा हुआ है, या आपने लैक जी जीन पढ़ा होगा, वो ब्लू व्हाइट कॉलोनी सिलेक्शन के केस में लैक जी जीन जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस करती है, याद आ रहा है बेटा? ऐसे लैक जी होती है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाती है ना, जो अपने सबस्ट्रेट को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देती है। एनीवे जो आपकी सिलेक्टेबल मार्कर्स होती है वही जीन्स हेल्प करती है आपको बेटा आइडेंटिफाई करने में ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट। ऑप्शन 1 हो जाएगा बेटा करेक्ट आंसर। हमें मिल चुके हैं 4 नंबर। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। द अगेन एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। The DNA fragment separated on agarose gel can be visualized after staining with bromophenol blue, acetocarmine, aniline blue, ethidium bromide. विजुअलाइजेशन में हमें दिखते हैं ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स, ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स, एंड इट कैन बी विजुअलाइज्ड विद दिस स्टेन। दिस इज अ स्टेनिंग डाई। ये भी यूज होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में, बट स्टेन के लिए यूज नहीं होता है। ये ट्रैकिंग डाई होती है, डीएनए मूव कर रहा है या नहीं कर रहा वो हमें ट्रैकिंग डाई के मदद से पता चलता है बच्चों। और दैट ट्रैकिंग डाई इज एक्चुअली ब्रोमोफिनॉल ब्लू। यहाँ पे काम नहीं है, एनसीईआरटी ने सिर्फ इसका मेंशन किया हुआ है। एंड अंडर यूवी रेज यू विल सी दोस बैंड्स। आंसर हो जाएगा इथेरियम ब्रोमाइड। हमें मिल जाएंगे 4 नंबर। हम बढ़ते हैं बच्चों लास्ट पीवाईक्यू की ओर। फिर आप बताएंगे पीवाईक्यू में आपके कितने आंसर्स सही हुए, कितने नंबर आए, और फिर हम अदर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अगेन बेटा अदर क्वेश्चंस कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत अलग, तो बेटा वही टॉपिक्स तो वही है ना, आपके टॉपिक्स तो लिमिटेड है। आप उन्हीं टॉपिक्स में से कितना बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं वही हमारा और आपका एम है, ठीक है। तो आखिरी क्वेश्चन पे बेटा मस्त सा आंसर देना। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस आर used in genetic engineering for ligating the 2 DNA molecule। करेक्ट इनकरेक्ट है बेटा। आप मॉलिक्यूलर ग्लू का यूज करते हो, आप डीएनए लाइगेजेस का यूज करते हो, इनका आप यूज नहीं करते। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यूज्ड फॉर इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस, क्या डीएनए सिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है? नॉट एट ऑल। synthesized by bacteria as a part of their defense mechanism, present in mammalian cell for degradation of DNA when the cell dies? No. synthesized by bacteria as a part of their defense mechanism। बेटा अगर तुम्हें याद आ रहा हो, जब 1963 में आर्बर ने इसकी डिस्कवरी की थी तो इन्होंने देखा था कि एक एंजाइम ई कोलाई के अंदर प्रेजेंट है जो कि बैक्टीरियोफाज की जब इन्फेक्शन होती है, बैक्टीरियोफाज जब इसमें अपना इन्फेक्शन कॉज करके अपना जीन इसके अंदर डालता है, बैक्टीरियोफाज जब अपना जीन इसके अंदर डालता है तो वो ई कोलाई खुद से रेजिस्टेंट है इस बैक्टीरियोफाज के इन्फेक्शन से। इसके पास एक एंजाइम प्रेजेंट है ऑलरेडी जिसको हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस के नाम से जानते हैं। ये इस बेटा फ्रेगमेंट को टुकड़े 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 कर देती है। ये इसका नेचुरल सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। जो ये एंजाइम इसके पास पहले से प्रेजेंट है, ये एंडोन्यूक्लियस जो इसके पास पहले से प्रेजेंट है, यही तो ऑब्जर्व किया गया था कि भाई इसने अपने आप को बैक्टीरियोफाज से कैसे बचाया, तो इसका खुद का डिफेंस मैकेनिज्म है। सो द करेक्ट आंसर विल बी बेटा सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया ऐसा। ये प्रोकैरियोट्स में बेटा आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मिलते हैं और आज तक ओवर 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। ये भी एनसीईआरटी का डेटा है और ये 1963 में बेटा डिस्कवर हुआ था। ये भी आप याद रख लेना। हमें मिल चुका है +4, हमें तो मिल चुके हैं फुल मार्क्स। आप बताइए आपको कितने नंबर मिले और हम बढ़ते हैं बेटा कुछ 20 और क्वेश्चंस है जो मैंने रखे हुए हैं, ठीक है। फटाफट से सॉल्व करेंगे। अब तो सारे टिप्स पे है तो जल्दी जल्दी बेटा विद इन सेकंड्स हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप भी साथ में सॉल्व करेंगे। पहला सवाल बेटा आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। सेलेक्ट द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज द सोर्स ऑफ हीट स्टेबल पीसीआर। अभी अभी पढ़ा था बेटा थर्मस एक्वेटिकस पॉलीमरेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया। थर्मस एक्वेटिकस हाई टेम्परेचर को भी रेजिस्ट कर सकता है। थर्मोफिलस एक्वेटिकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, थर्मोप्रोटियस, बैसिलस thuringiensis, थर्मस एक्वेटिकस से आप ऑब्टेन करते हैं बेटा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। हमें मिल चुके हैं बच्चों 4 नंबर। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। So let's read the question बच्चों। Cells in continuous culture system are maintained in stationary phase, lag phase, log phase, either 1 and 3।
बेटा आपका जो कंटिन्यूअस कल्चर होता है, एनसीईआरटी में 2 तरीके के कल्चर दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में 2 तरीके का कल्चर दिया हुआ है बेटा। एक दिया हुआ है कंटिन्यूअस कल्चर, कंटिन्यूअस कल्चर जिसे ओपन कल्चर भी बोलते हैं, और एक दिया हुआ है बेटा जिसे बोलते हैं बैच कल्चर, बैच, और इसे क्लोज सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, फटाफट से एक बार रिवाइज करो बच्चों। जब हम कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम की बात करते हैं तो होता ही है कि आप एक तरफ से न्यूट्रिएंट, मीडियम, एवरीथिंग यू कैन ऐड, और एक तरफ से आप निकालते जाते हो प्रोडक्ट को। दैट इज अ कंटिन्यूअस कल्चर, ओपन सिस्टम है, आप इन बिटवीन दी प्रोसेस चीजें बीच बीच में ऐड कर सकते हो। लेकिन जो क्लोज्ड कल्चर होता है या बैच कल्चर होता है बेटा, इसमें क्या होता है, एक बारी कल्चर करने के लिए आपने जितनी भी चीजें ऐड करनी थी आपने कर दी, जब आपको प्रोडक्ट मिल जाता है फाइनली आप प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। इन बिटवीन द एंटायर सिस्टम प्रोसेस आप बीच में कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, लेकिन कंटिन्यूअस कल्चर के केस में आप क्या करते हैं बच्चों, इन बिटवीन बहुत सारी एडिशंस कर सकते हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है एक तरीके का ओपन सिस्टम। और इसीलिए आपको कंटिन्यूअस कल्चर में एक्सपोनेंशियल फेज में आपको अपना जो कल्चर है वो मेंटेन्ड दिखता है। क्यों? क्योंकि आपने बेटा कंटिन्यूअस एडिशन करते रहे, न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करते रहे, यानी कि वो लॉग फेज में या एक्सपोनेंशियल फेज में आपको मेंटेन्ड दिखेंगे। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें आपको दिखता है कि वो लॉग फेज में, एक्सपोनेंशियल फेज में मेंटेन्ड होते हैं, बिकॉज आपने इन बिटवीन काफी सारी चीजों का एडिशन करा है। बट बैच कल्चर में ऐसा नहीं दिखता। ठीक है, सो आंसर इज लॉग फेज, या फिर आप इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज, या फिर आप इसे क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सपोनेंशियल फेज। ठीक है, पता नहीं कितने लोगों ने ये सही किया होगा, बट आई होप कि पढ़ा होगा तो सही किया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है, while isolating the DNA from bacteria, which of the following enzyme is not used? आप जब बेटा डीएनए को आइसोलेट करना चाहते हैं तो इनमें से आप कौन सी चीज का इस्तेमाल, यूज नहीं करेंगे? लाइसोजाइम का यूज करेंगे बेटा, बिल्कुल करेंगे। अगर आपको बैक्टीरिया की वॉल को डैमेज करना है या डाइजेस्ट करना है, यू हैव टू यूज लाइसोजाइम। अगर आपको प्लांट की वॉल में से कुछ निकालना है, प्लांट सेल में से कुछ निकालना है, तो आपको सेल्यूलेज यूज करना पड़ेगा। अगर आपको फंगस में से कुछ निकालना है, आपको काइटिनेज यूज करना पड़ेगा, इसका यूज करेंगे। राइबोन्यूक्लियेज यूज करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे। आपको आरएनए से कोई मतलब नहीं है, आपको लिपिड से कुछ मतलब नहीं है, आपको प्रोटीन से कुछ मतलब नहीं है, आपको सिर्फ क्या चाहिए, डीएनए। तो आप सिर्फ डीएनए को आइसोलेट करेंगे, बाकी अनवांटेड जो भी चीज है उसको आपको डाइजेस्ट करना है। आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए राइबोन्यूक्लियेज, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएजेस बेटा। लेकिन आप कभी भी अपने खुद की बेटा पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे, क्योंकि आप डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज अगर यूज कर लेंगे तो आपका डीएनए डैमेज हो जाएगा। क्या आपको डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज का यूज करना है? नहीं बेटा, आपको न्यूक्लियेजेस का यूज नहीं करना है, आपको प्रोटीएजेस का यूज कर सकते हो, राइबोन्यूक्लियस का यूज कर सकते हो, बट इसका यूज करोगे तो अपने डीएनए को ही खत्म कर दोगे। यू विल नेवर यूज दिस। हमें मिल चुके हैं 4 नंबर। आपको समझ में आ गया ना बेटा? न्यूक्लियेजेस का आपने यूज नहीं करना है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेजेस का आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि राइबोन्यूक्लियेजेस का तो आप यूज कर रहे हो आरएनए को हटाने के लिए। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस का आप यूज नहीं करेंगे, बिकॉज यू वांट टू हैव योर डीएनए इंटैक्ट। ठीक है, अगला सवाल बेटा, the DNA fragments generated by restriction endonucleases in a chemical reaction are separated by। अगेन बेटा आप कहोगे कि मैम ये तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का ही सवाल है, लेकिन बेटा ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोफोरेसिस इंपॉर्टेंट है, पीसीआर इंपॉर्टेंट है, तो जितनी बार आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप ही के लिए अच्छा है बेटा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन, the DNA fragment generated by endonuclease in a chemical reaction is separated by electrophoresis। सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं जब बेटा आपको उनकी वॉल को तोड़ना होता है, जिस सेल में से आपको निकालना है डीएनए, आप पहले स्टेप में आइसोलेशन के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। पीसीआर तो आप क्यों करते हैं बेटा? यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन मैपिंग का तो कोई काम नहीं है। पीसीआर आप क्यों करते हैं बेटा? एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन प्रोडक्ट। और सेपरेशन के लिए बेटा आपने सेपरेशन ही पूछा है ना, कैन बी सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नंबर हो गए 4। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं बच्चों। In a recombinant DNA technology, a plasmid vector is cleaved by। बेटा आपका एक है जीन ऑफ इंटरेस्ट, एक होता है आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, और एक होता है बेटा आपका प्लाज्मिड। एक हो गया आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, एक हो गया आपका प्लाज्मिड। आपसे पूछा कि प्लाज्मिड को आप किससे क्लीव करते हो, जरा खुद से ट्राई करो किससे क्लीव करते हैं। ये आपका प्लाज्मिड और ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, किससे क्लीव करेंगे?
Number 1, modified DNA ligase, heat alkaline solution, the same enzyme that cleave the donor DNA, different enzyme that cleave the donor DNA. Never. पहली बात तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बेटा दोनों स्ट्रैंड्स को कट करती है, ये बात आप याद रखोगे. दूसरी बात बेटा एनसीईआरटी बहुत क्लियरली मेंशन करती है कि आप अपने वेक्टर डीएनए के साथ में, जो यूजुअली प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड इज अ वेरी गुड वेक्टर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया, जिसको आप होस्ट की तरह यूज भी करते हैं, इकोलाई पढ़ते हैं आप. तो प्लाज्मिड को जिस वेक्टर से, सॉरी, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को जिस वेक्टर, जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा, उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से तो प्लाज्मिड को काटोगे. कोई आंसर दे सकता है कि क्यों ऐसा करते हैं? कोई आंसर दे सकता है ऐसा क्यों? अगर मैंने इसको अलग एंजाइम से काटा, इसको अलग एंजाइम से काटा, तो क्या दिक्कत आएगी? क्या दिक्कत आएगी बच्चों? आंसर तो यही है. 4 नंबर मिल गए. लेकिन इससे बेटा सेम एंजाइम से इसीलिए कट करते हैं ताकि सेम टाइप के स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो. अगर तुम सेम टाइप के स्टिकी एंड्स नहीं प्रोड्यूस करोगे तो जोड़ोगे कैसे? इसका बहुत बेहतर एग्जाम्पल, आपको सुपर एग्जाम्पल दिया हुआ था एनसीईआरटी में इको आर1 का. आप इको आर1 का पूरा प्रोसेस पढ़ना, वहां पे आपको फॉरेन डीएनए दिखाया हुआ है और आपको वेक्टर डीएनए दिखाया हुआ है. दोनों में सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज करके बेटा आप स्टिकी एंड्स, एक तरीके की स्टिकी एंड्स बनाते हैं. जब सिमिलर टाइप की एंड्स प्रोड्यूस होगी तभी तो आप उसको जोड़ पाओगे और अपना रिकॉम्बिनेंट बना पाओगे. ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया बेटा. हमें मिल गए 4 नंबर. हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर बच्चों. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. Method in which recombinant DNA is directly injected into the nucleus of an animal cell by using microneedles. आपने बेटा ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ी है. होस्ट को ट्रांसफॉर्म करना, होस्ट को ट्रांसफॉर्म करने का मतलब होस्ट में अपना जीन चला गया, ये इंश्योर करना. बहुत सारी टेक्निक होती है. हीट शॉक मेथड, बायोलिस्टिक्स, बायोलिस्टिक्स का ही दूसरा नाम होता है जीन गन मेथड. फिर होती है माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक, फिर होती है इलेक्ट्रोपोरेशन जो आपको एनसीईआरटी में दी हुई है. तो जीन गन टेक्निक और बायोलिस्टिक तो सेम चीज है. जहां आप किसको कोट करते हो जरा बताओ? डीएनए को गोल्ड और टंगस्टन से कोट करते हो या गोल्ड और टंगस्टन को डीएनए से कोट करके बम्बार्ड करते हो अपने होस्ट के सेल के ऊपर? जरा बताना, दोनों में से क्या करते हो? गोल्ड एंड टंगस्टन के ऊपर डीएनए की कोटिंग करी या डीएनए के ऊपर गोल्ड एंड टंगस्टन की कोटिंग करी? जरा बताओ. ये दोनों इसमें वही करते हैं, सेम चीज है. और ये यूजुअली आप यूज करते हैं प्लांट्स के लिए. माइक्रो इंजेक्शन आप यूजुअली यूज करते हैं एनिमल्स के लिए. एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसीलिए बता रही हूँ, अपने मन से कुछ नहीं बता रही हूँ. लेकिन मेथड इन विच इट इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल, माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक बोला, नाम से ही समझ में आ रहा है. और इसका भी आंसर मैं आपको बता देती हूँ. डीएनए को आप कभी भी गोल्ड एंड टंगस्टन से कवर नहीं करते. आप गोल्ड एंड टंगस्टन के ऊपर किसकी कवरिंग करते हैं बेटा? डीएनए की, अपने डीएनए की कोटिंग करते हैं और फिर इसको हाई वेलोसिटी से बम्बार्ड करते हैं. ठीक है ना, अंदर डीएनए नहीं रखने का, बाहर डीएनए रखने का, ताकि वो चला जाए होस्ट के अंदर. तो कभी कभी ये गलत कर देते हो. और प्लांट के लिए बहुत कॉमनली यूज्ड मेथड है, एनसीईआरटी दी हुई है. एक वेक्टर्स के बारे में एनसीईआरटी कहती है कि एग्रोबैक्टीरियम प्लांट्स के लिए, रेट्रोवायरसेस एनिमल्स के लिए, और एक इन टेक्निक्स में से कुछ कुछ के लिए मेंशन्ड है, वो आपको पता होना चाहिए. हमें मिल गए बच्चों 4 नंबर. हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. The letter R in eco R1 is derived from, देखो नेमिंग ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बच्चों आपने देखी है, eco R1. इसी की नेमिंग बेटा यहीं से देख लो. फर्स्ट लेटर स्टैंड्स फॉर द नेम ऑफ द जीनस, नेक्स्ट 2 letters stands for the name of the species, the next letter stands for the strain, and this stands for order of isolation. ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन. समझ में आ गई बात? तो आर लेटर इको आर1 में जीनस नहीं, नेम ऑफ द स्ट्रेन, नेम ऑफ द स्ट्रेन, नेम ऑफ द स्पीशीज नहीं बेटा, CO. तो आंसर हो गया नेम ऑफ द स्ट्रेन. हमें मिल गए 4 नंबर. बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था बच्चों, नेमिंग भी इसमें कवर्ड हो गई. जो क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में नहीं मिले वो कुछ कुछ यहाँ पे मिल गए. ये वाला भी क्वेश्चन वैसा ही था और इससे पहला बायोलिस्टिक वाला क्वेश्चन भी अब तक आया हुआ नहीं है, तो आने की प्रोबेबिलिटी है क्योंकि कभी नहीं पूछा गया. तो आप एक बार ही देख लेना, पिछले 5 साल में तो एटलीस्ट नहीं पूछा गया. ठीक है, अगला सवाल. जस्ट गिव मी 1 सेकंड बच्चों, 1 सेकंड देना. हाँ, मुझे लग रहा था 2017 के हमने किए कि नहीं किए, तो हैं. चलो अगला सवाल बच्चों, अगला सवाल. आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया है, लेटर वाला. कोई बात नहीं बेटा, ये वाला रिपीट हो गया, इसको छोड़ दो. अगला सवाल देखते हैं. इन 1960s 2 enzymes were discovered in bacteria that were responsible for providing immunity against bacteriophage. One was restriction endonuclease and the other was, याद करो एनसीईआरटी ने बहुत साफ साफ शब्दों में दिया हुआ है कि अभी अभी मैंने पढ़ाया भी
कि इकोलाई के अंदर जब इस तरीके से बेटा दुष्ट बैक्टीरियोफाज अपना डीएनए डालने का प्रयास करता है तो इसका डीएनए टुकड़े टुकड़े बेटा इसको करने का काम करती है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। तो पहला तो एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था जिसने बेटा अपने आप को इन्फेक्शन से बचाया। दूसरा जो डिस्कवर हुआ था दैट वाज डीएनए मिथाइलेज। ये मिथाइलेज क्या करता है बच्चों, देखो ये एंडोन्यूक्लियस इसके खुद के डीएनए को कुछ नहीं कर पा रहा है, इसके पास खुद का भी तो डीएनए है। इसके डीएनए को कोई समस्या नहीं हो रही। इसके डीएनए को क्यों समस्या नहीं हो रही, क्योंकि इसके डीएनए के ऊपर बेटा प्रोटेक्शन हो चुकी है, मिथाइलेशन हो चुकी है। इसके डीएनए के ऊपर क्या हो चुकी है बेटा, मिथाइलेशन हो चुकी है। और ये मिथाइलेशन करके अपने खुद के डीएनए को बचाता है। लेकिन इसको मिथाइलेशन किया किसने, जो दूसरी चीज डिस्कवर हुई थी दैट वाज मिथाइलेज, दैट वाज मिथाइलेज। और मिथाइलेज का काम था अपने डीएनए को, अपने जीनोम को बचाना बाय पुटिंग दी मिथाइल ग्रुप। तो आंसर विल बी बेटा मिथाइलेज। मिथाइलेज 1963 में एंड एंडोन्यूक्लियस 1963 में आपको मिले थे। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़े बेटा। 4 नंबर हमें मिल गए, आप अपने आप को भी बेटा मार्क्स देते हुए चलना। ठीक है, अगला सवाल, What is the criteria for DNA fragment movement on agarose gel during electrophoresis? ये अभी अभी किया था आई थिंक, ये आई थिंक सेम वही वाली चीज है, ये सेम PYQ वाला क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम बेटा। ठीक है, एक PYQ वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है। द लार्जर द फ्रेगमेंट साइज द फादर इट मूव्स। बेटा जितना छोटा फ्रेगमेंट उतना ज्यादा ये फास्ट मूव करेगा, नो प्रॉब्लम बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है, वैसा क्वेश्चन आ गया, जितना ज्यादा छोटा फ्रेगमेंट उतना ज्यादा तेजी से रन करेगा। आपको एक बोनस मिल गया। नीट में ऐसा नहीं होगा कि सेम क्वेश्चन आ जाएगा दो। ठीक है, हो सकता है दोनों एक जैसे दिखते होंगे बट ये सिमिलर हो गया है, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, अगला सवाल अगेन बेटा, इसमें PYQ में आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला होगा, तो ये एक बहुत अच्छा सवाल है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। Today we know more than dash restriction enzymes that have been isolated from dash strains. आज के टिल डेट बेटा हम कितने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पता चल चुके हैं, 900। और ये डेटा एनसीईआरटी में अभी भी अपडेट नहीं हुआ है। अगर आप 5 साल पहले की एनसीईआरटी उठा के देखोगे उसमें भी यही डेटा दिया हुआ है। बट एनसीईआरटी का डेटा अपडेट होता है तो बेटा आपको पढ़ना है, अगर अपडेट नहीं होता है तो आपको पुराना डेटा याद रखना है। So till date we know over 900 restriction enzymes that have been isolated from over 230 strains of bacteria. ये उसी जगह पे दिया हुआ है बेटा जहां आपकी क्या मेंशन्ड है, जहां आपकी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है। ये मिथाइलेज और एंडोन्यूक्लियस जहां पे दिया हुआ है बच्चों, वहीं पे ये मेंशन्ड है। सही हो गया बच्चों, अभी अभी रिवाइज कराते वक्त भी बताया था, राइट। अगला सवाल EFB स्टैंड्स फॉर, एनसीईआरटी के पहले ही पेज में डेफिनेशन दी हुई है बायोटेक्नोलॉजी की, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस विद सेल्स, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये बायोटेक्नोलॉजी की जो डेफिनेशन दी हुई है बेटा, ये डेफिनेशन डिफाइन की हुई है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, है ना। हम अपनी तरीके से डिफाइन करते हैं बट बायोटेक की बेटा वो इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस का जो दिया हुआ है डेफिनेशन, दैट इज गिवन बाय यूरोपियन Federation of Biotechnology, that is European Federation of Biotechnology। आगे आप बेटा एक और जो देखो फुल फॉर्म से भी बेटा कई बार क्वेश्चन आता है, जैसे आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ में गिफ्ट, जिफ्ट, ICSI, IUI, IUT, IVF इनके फुल फॉर्म पढ़ते हो, वैसे इसमें से भी आता है। एक सवाल आप एप्लीकेशन वाले चैप्टर में पूछोगे, पढ़ोगे, जहां पे क्वेश्चन आया हुआ था GEAC से। GEAC का भी फुल फॉर्म बता दो, जैसे EFB का है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो एक कमिटी होती है जो ये डिसाइड करती है कि जीन मैनिपुलेशन किस में कर सकते हैं, किस हद तक कर सकते हैं, क्या मैनिपुलेशंस आप कर सकते हो, और पब्लिक यूज के लिए वो मतलब जो भी उसका पूरा डिसीजन मेकिंग होता है रिगार्डिंग दी जीन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, वो डिसीजंस जो होती है वो ये वाली कमिटी बनाती है। दिस इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। ठीक है, ये भी आपके क्वेश्चन में आया हुआ है, एप्लीकेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे। बट यहाँ पे बेटा हमें मिल चुके हैं 4 नंबर, तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यूज ऑफ प्राइमर्स अकर्स इन विच स्टेप ऑफ PCR? मैंने बता चुका है वैसे तो। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में पहला जो स्टेप होता है बेटा दैट इज डीनेचुरेशन, जहां दोनों स्ट्रैंड्स को अलग किया जाता है। अलग क्यों किया जाता है, अलग नहीं करोगे तो बेटा आगे स्ट्रैंड को उसकी जो डुप्लीकेशन कर रहे हो, रेप्लिकेशन कर रहे हो, वो कैसे कर पाओगे। तो स्ट्रैंड को अलग करना, फर्स्ट स्टेप डीनेचुरेशन। दूसरे स्टेप में आप प्राइमर्स को जोड़ते हो, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमर एनिलिंग। जोड़ना ही तो कहलाता है एनील। एनील का मतलब होता है जोड़ना। किसको जोड़ते हो,
प्राइमर्स को जोड़ते हो, और तीसरे स्टेप में स्ट्रैंड को आगे बढ़ाते हो, एक्सटेंशन करते हो, पॉलीमराइजेशन करते हो, इसीलिए उसको पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं, जहां न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है आपस में विद द हेल्प ऑफ टैग पॉलीमरेज, ठीक है। सो यूज ऑफ प्राइमर्स अकर्स इन बोथ एक्सटेंशन एंड एनीलिंग, नहीं बेटा, प्राइमर्स का यूज आप करते हो एनीलिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों करते हैं तो ये भी आप याद रख लेना, टू प्रोवाइड फ्री 3' OH एंड, फ्री 3' OH एंड, ये क्यों चाहिए होता है, ताकि आपकी एक्सटेंशन हो पाए इसके आगे, ठीक है। 4 नंबर मिल गए बच्चा पार्टी। अगले सवाल की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, स्टर्ड बायोरिएक्टर्स हैव बीन designed for availability of oxygen throughout the process, ensuring anaerobic condition in the culture vessel, purification of the product, addition of preservative to the product। बेटा ये तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में आप करते हैं ना, प्यूरिफिकेशन एंड प्रिजर्वेशन। बायोरिएक्टर, स्टर्ड बायोरिएक्टर का क्या काम है, स्टर्ड का क्या मतलब होती है, जहां स्टरिंग होती है। आपकी एनसीईआरटी में 2 तरीके के बायोरिएक्टर्स बनाए हुए होंगे बच्चों, एक आपका पहले बनाया होगा जिसका बेस ऐसा कर्व्ड दिखाया है, और एक आपका दूसरे में ऐसा दिखाया होगा जिसका बेस ऐसा फ्लैट दिखाया है। दोनों में कुछ कुछ कॉमन बातें हैं, दोनों ही स्टर्ड बायोरिएक्टर है, एक सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर है, एक स्पार्ज्ड स्टर्ड बायोरिएक्टर है। ध्यान से सुनना, सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर, स्पार्ज्ड स्टर्ड बायोरिएक्टर, लेकिन दोनों क्या है, स्टर्ड बायोरिएक्टर। जो क्वेश्चन में पूछा है, स्टरिंग होती है, वहां पे मिक्सिंग होती है, आपके प्रोडक्ट्स की मिक्सिंग होती है। स्टरिंग का काम ही है टू एंश्योर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट दी प्रोसेस। स्टरिंग हो एनारोबिक कंडीशन के लिए तो नहीं है बेटा, और अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट दी प्रोसेस। लेकिन स्टर्ड टाइप ऑफ बायोरिएक्टर में भी स्पार्ज्ड स्टर्ड बायोरिएक्टर जो होता है ये वाला, ये सिंपल स्टर्ड है, इसमें भी ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी रहेगी, लेकिन इसमें ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इंश्योर होती है। क्यों? स्पार्ज्ड स्टर्ड बायोरिएक्टर में यहाँ पे आप देखोगे बेटा एक स्पार्ज्ड ट्यूब होती है जिसमें से छेद होते हैं, स्पार्ज्ड ट्यूब। तो इस स्पार्ज्ड ट्यूब के मदद से एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी आप मेंटेन रखते हैं, वहां पे ऑक्सीजन बबल्स आपको दिखेंगे एनसीईआरटी के डायग्राम में। सो मोर ऑक्सीजन एंश्योर होता है इस स्पार्ज्ड स्टर्ड बायोरिएक्टर में, लेकिन स्टर्ड का फंक्शन यही है टू एंश्योर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट दी प्रोसेस, ठीक है। तो हमें मिल गए बच्चों 4 नंबर। हम बढ़ते हैं डन अगले सवाल की ओर। A foreign DNA and a plasmid cut by the same restriction endonuclease can be joined to form a recombinant plasmid by using, किसका यूज करोगे बेटा जोड़ने के लिए, मॉलिक्यूलर ग्लू। और मॉलिक्यूलर ग्लू क्या होता है बेटा, लाइगेजेस। टैग पॉलीमरेज तो डीएनए पॉलीमरेज है, पॉलीमरेज 3 भी नहीं, E1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, लाइगेजेस। क्यों? जैसे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को आप मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं, वैसे इन्हें आप क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू। ग्लू में ई आता है ना, ठीक है। 4 नंबर मिल गए, 4 नंबर मिल गए। चलो बेटा अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रोपार्टिकल्स आर कोटेड विद डीएनए टू बी बम्बार्डेड विद जीन गन आर मेड अप ऑफ, अभी अभी बताया था। दिस इज कॉल्ड एज जीन गन टेक्निक और बायोलिस्टिक्स टेक्निक, जहां आप प्लांट सेल्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं। इट इज कोटेड गोल्ड एंड टंगस्टन इज कोटेड विद डीएनए। और यहाँ पे बेटा आपको पता भी चल जाएगा, देखो लिखा क्या हुआ है, माइक्रोपार्टिकल्स कोटेड विद डीएनए। तो माइक्रोपार्टिकल्स क्या है इसमें पूछा हुआ है, दैट इज गोल्ड एंड टंगस्टन। और इसको किसके कोट किया बेटा, किससे कोट किया, इट इज कोटेड विद डीडीएनए, फिर बम्बार्ड किया जाता है हाई वेलोसिटी से, ठीक है। तो हमें मिल गए 4 नंबर। अगले सवाल की ओर हम मूव करते हैं। अगला सवाल बेटा पीसीआर से है। इल्यूजन इज, व्हाट इज द स्टेप ऑफ इल्यूजन? आपने डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कर लिया, आपने मॉलिक्यूलर बेसिस के ऊपर सेपरेट कर लिया, आपने उसको स्टेन कर लिया, ब्राइट ऑरेंज कलर के आपको बैंड्स भी दिख गए। अब आपको अपना पीस वहां से उठा के निकालना भी तो है। एनसीईआरटी ने बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है, सेपरेशन के बाद, विजुअलाइजेशन के बाद, कटिंग ऑफ दैट जेल पीस विद द जीन, दैट स्टेप इज कॉल्ड एज इल्यूशन। सेपरेटिंग द रिस्ट्रिक्शन डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑन द एग्रोस जेल, नो। स्टेनिंग को बोलते हैं, नहीं। Cutting out of the separated band of DNA from the agarose gel and extracting them from the gel piece is called as elution, an important step in case of gel electrophoresis, ठीक है। तो एनसीईआरटी जिंदाबाद, मिल गए हमें 4 नंबर। बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। The colonies of recombinant bacteria appears white in contrast to non-recombinant that appears blue because of, बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ो, आई थिंक ये आखिरी क्वेश्चन है क्या,
बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ो। ये ब्लू व्हाइट कॉलोनी सिलेक्शन में से आया हुआ है, ये भी मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। एक बार इसको ध्यान से पढ़ो, फिर मैं आपको समझाती हूँ। कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपीयर्स व्हाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू नॉन रिकॉम्बिनेंट दैट अपीयर्स ब्लू। पहली बात तो ये ब्लू व्हाइट क्या होता है बेटा, आपके पास एक प्लाज्मिड है जिससे मैं PUC8 बोल रही हूँ, इसके पास एक है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन, जैसा कि होनी ही चाहिए किसी भी प्लाज्मिड के पास, सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करती है। मैं आपको रिवाइज भी करा देती हूँ। और यहाँ पे क्या है बेटा, इसके पास एक जीन है जिसे मैं बोल रही हूँ लैक्जी जीन। तो जब ये जीन एकदम परफेक्ट है, ठीक ठाक है, तो लैक्जी जीन एक एंजाइम बना रही है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम होता है, जब आप इसको सबस्ट्रेट दोगे तो ये सबस्ट्रेट को ब्लू कलर में कन्वर्ट करेगी, ठीक है। तो ये नॉर्मल कंडीशन में हो रहा है जब आपने इसके अंदर कोई जीन डाला नहीं है। इसी लैक्जी जीन पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं, ठीक है। आपने बेटा अपना जीन इस प्लाज्मिड में डालना है तो आप लैक्जी जीन में डालने की कोशिश करोगे, जैसा कि मैंने PBR 322 के केस में समझाया था, वैसे ही आप इसके केस में बेटा समझ सकते हैं कि यार दो पॉसिबल कंडीशन है मेरे पास। एक प्लाज्मिड होगी जो ढीट होगी भाई, जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया, इस कलर से नहीं बनाते हैं, इस कलर से बनाते हैं जिससे हमने बनाया हुआ था। एक होगी बेटा जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया, दिस इज नॉन रिकॉम्बिनेंट, दिस इज नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। और एक प्लाज्मिड ये होगा बेटा जिसके अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया होगा, ठीक है। सो हियर यू हैव व्हाट, हियर यू हैव जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट है। ये दो पॉसिबिलिटीज है मेरे पास, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट, एक रिकॉम्बिनेंट। मुझे नहीं पता कि कौन सी मेरी रिकॉम्बिनेंट है, मुझे नहीं पता कौन सी मेरी नॉन रिकॉम्बिनेंट है। मैंने बोला ये दो कंडीशंस हो सकती है। दोनों के पास बेटा एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो है ही ना, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। और यहाँ पे क्या है इसके पास लैक्जी जीन, यहाँ पे भी इसके पास लैक्जी जीन थी, लेकिन अब वो लैक्जी जीन खराब हो चुकी है। ये बात सबको समझ में आती है, जो रिकॉम्बिनेंट है उनमें लैक्जी जीन खराब हो गई ना, खराब हो गई क्योंकि तुमने उसे कट करके अपना जीन डाला। यानी यहाँ पे कोई बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं होगा क्योंकि लैक्जी जीन खराब है, यानी कि यहाँ पे कलर प्रोडक्शन नहीं होगा। तो रिकॉम्बिनेंट का कलर तुम्हें क्या दिखेगा बेटा, तुम्हें दिखेगा व्हाइट। क्वेश्चन में यही बोला है, कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपीयर्स व्हाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू नॉन रिकॉम्बिनेंट दैट अपीयर्स ब्लू। नॉन रिकॉम्बिनेंट में लैक्जी जीन बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है, तो प्रोडक्ट भी बेटा इसका बीटा गैलेक्टोसाइडेज परफेक्ट बनेगा। तो ये अपने सबस्ट्रेट को मिलने पर, जैसे तुम इस पे सबस्ट्रेट डालोगे तो ब्लू कलर भी तो प्रोड्यूस करेगा, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन सवाल आपसे ये पूछा है कि ये जो आपकी क्वेश्चन का स्टेटमेंट, अगेन बेटा वो वाला क्वेश्चन की तरह आया हुआ है जहां रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछी हुई थी, वहां लाइगेजेस वाला स्टेटमेंट गलत था। यहाँ पे आप ध्यान से देखो किसके बारे में पूछा है, रिकॉम्बिनेंट जो होता है वो ब्लू, सॉरी रिकॉम्बिनेंट जो होता है वो व्हाइट दिखता है। रिकॉम्बिनेंट व्हाइट क्यों दिखता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट कंटेन बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब तुम बोलोगे कि मैम नॉन रिकॉम्बिनेंट में बीटा गैलेक्टोसाइडेज तो है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो ये स्टेटमेंट ये बताता है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट ब्लू कलर का होगा। लेकिन आपसे पूछा है कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपीयर्स व्हाइट ड्यू टू, वो व्हाइट क्यों दिखती है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज इन नॉन रिकॉम्बिनेंट। इसमें तो बेटा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होता ही नहीं है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज इन दी रिकॉम्बिनेंट। क्या सारे बच्चे मेरी बात समझ पाए बेटा, पहला स्टेटमेंट अपने आप में सही है, बट क्या ये स्टेटमेंट इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि रिकॉम्बिनेंट व्हाइट कलर की क्यों दिख रही है। रिकॉम्बिनेंट व्हाइट इसीलिए दिख रही है ड्यू टू द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। नाउ व्हाट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, अभी भी बच्चों को नहीं पता होगा। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब होता है जब आप इसके अंदर कोई चीज इंसर्ट करते हो, जब आप इसमें अपनी जीन इंसर्ट करते हो तो इसमें जो ऑलरेडी बेटा जीन प्रेजेंट थी वो इनएक्टिवेट हो जाती है, दैट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। सो द कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अपीयर्स व्हाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू नॉन रिकॉम्बिनेंट because insertional inactivation of beta galactosidase in recombinant that makes it appear white in color। पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया बच्चा पार्टी, अब तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और आज का आखिरी सवाल आपके स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, Which one of the following represent palindromic sequence in DNA? पता कर लो कौन सा पैलिंड्रोमिक है, पढ़ लो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम सेम होना चाहिए। GAATTC, GAATTC पहला ही था, पहला ही था। CCAA, CCT नहीं, CA, CAT और A गलत है, GAT, GAA गलत है। How easy was it? ठीक है,
आपके पीवाईक्यूज हो चुके हैं, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुके हैं, काफी क्वेश्चंस बच्चों हमने किए। याद रखो बेटा, इस चैप्टर में मैं जाते जाते आपको बोल रही हूँ, अपने नंबर जरूर बताना बच्चों, काफी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए कोई भी चीज बेटा करने में, और मुझे पता है आप लोग भी जी जान लगा के मेहनत कर रहे हो, और मुझे पता है कि आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। जिन बच्चों ने जेन्युइनली हार्डवर्क किया बेटा, आप लास्ट मोमेंट पे डरो मत, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, अपने पे विश्वास रखो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, ठीक है। मुझे नंबर जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और मैं बोल रही हूँ इस चैप्टर में से पीसीआर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वाले टॉपिक खास करके बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। मैं ये कभी नहीं बोलूंगी कि कोई भी टॉपिक को छोड़ के जाओ, नहीं, आपको सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ने बेटा ईच एंड एवरी टॉपिक यू हैव टू रीड वेरी वेरी केयरफुली, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन एज मच एज आई डिड। अगले सेशन में जरूर हम मिलने वाले हैं बहुत जल्दी बच्चों। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, आई लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू।